सेक्शन जो है उसको हम कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। प्लीज अगर आप में से कोई लोग कमेंट कर दें, जो बच्चे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है एज अ माइनर या मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का अगर पढ़ा हुआ है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए, ताकि मैं उन बच्चों से जरा हेल्प ले लिया करूंगा साथ साथ। ग्रेट जी, हैं बच्चे, थैंक यू सो मच जबरान गुलाम मुर्तजा, फाइन, यस कनीज, ठीक हो गया, थैंक यू। सो सी का जो सेक्शन है इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट का सेक्शन है। जैसे इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन करूं तो स्टेट क्या होती है, लॉ क्या होता है, गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसी तरीके से फाशिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक ओपिनियन, सॉवरेनिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जो उसके अंदर लिखे हुए हैं। इसके ऊपर सवाल आते हैं 3 और आपको करने होंगे 2। यू विल हैव टू पिक 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 3 क्वेश्चंस एंड दिस इज द पेपर 1 जी। पेपर 2 के ऊपर अगर आए तो पेपर 2 के अंदर बड़ा डिटेल्ड लंबा सिलेबस है उसके अंदर ऑब्वियसली ए इज एमसीक्यूज होते हैं, देन बी पार्ट इज 4 डेवलप्ड स्टेट्स पॉलिटिकल थिंकर्स, 4 डेवलप्ड स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स डेवलप्ड स्टेट्स के। वो 4 स्टेट्स कौन सी हैं? यूके, यूएस, फ्रांस एंड जर्मनी। यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, 4 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और उनमें से 2 सवाल आते हैं और आपने एक करना होता है। सो 4 पॉलिटिकल सिस्टम्स, यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, और उनमें से आपने 2 सवाल आते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 1। लास्ट सेक्शन जो सी सेक्शन है पेपर 2 का, दैट इज लेंथी। उसके अंदर सिलेबस में जो चीजें हैं मैं वो अगर एक्सप्लेन कर दूं, दे इंक्लूड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स, वहां पे है डेवलप्ड स्टेट्स, यहां पे है पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ द डेवलपिंग स्टेट्स लाइक चाइना, टर्की, इंडिया एटसेट्रा। चाइना, इंडिया, टर्की, ईरान, मलेशिया, ये 4-5 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। प्लस प्री पार्टीशन है पाकिस्तान के बारे में, प्री पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, इराक नहीं है अफसर। प्री पार्टीशन में जो कोर्स में शामिल हैं, दे इंक्लूड 3 पर्सनैलिटीज एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान मूवमेंट। सिर्फ 3 पर्सनैलिटीज, जिन्ना, इकबाल, सर सैयद, इन तीनों का पाकिस्तान मूवमेंट में जो रोल है, सिर्फ प्री पार्टीशन से ये 3 क्वेश्चन है या 3 टॉपिक कह लें आप। पोस्ट पार्टीशन में फिर है कॉन्स्टिट्यूशंस, the 3 constitutions of Pakistan, 1956, 1962 and 1973 constitutions, और 1973 के साथ जो की अमेंडमेंट्स हैं, और आप सारे जानते हैं की अमेंडमेंट से मतलब है बेसिकली दी 18th अमेंडमेंट जो है उसको हम की अमेंडमेंट कह सकते हैं। सो 3 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, सारा कोई बात नहीं, मैं साथ बोल भी रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, इसकी पिक्चर भी मैं सेंड कर दूंगा। देन कॉन्स्टिट्यूशंस के अलावा some of the political issues of Pakistan, जैसे फॉर एग्जांपल सिविल मिलिट्री रिलेशंस है, जैसे फेडरलिज्म के इश्यूज हैं, जैसे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स है, नेशनल इंटीग्रेशन है। जनरली 4-5 बेसिक जो इश्यूज है पाकिस्तान के करंट इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल इश्यूज। 18th अमेंडमेंट, एनएफसी अवार्ड वगैरह कह लें, जिसको सेंट्रल प्रोविंस इशू कहते हैं। और उसके अलावा जो सिविल मिलिट्री है, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन है, रिलीजन पॉलिटिक्स है, इस तरह के जो इश्यूज हैं करंट इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, वो आपके कोर्स में है 4-5। जुडिशरी का रोल पे है रिदा, डायरेक्ट जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं लिखा हुआ, बट जुडिशरी का रोल लिखा हुआ। ओके, उसके अलावा देन देयर आर 2 अदर इश्यूज। 2 क्वेश्चंस हैं आईआर सेक्शन में, यहाँ पे आईआर भी आता है इसके अंदर। 2 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, 2 टॉपिक्स हैं। एक है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स हैं, वो फैक्टर्स जो फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो टॉपिक है। प्लस एक है कोल्ड वॉर, फॉरेन पॉलिसी प्लस कोल्ड वॉर, ये 2 मेन टॉपिक्स हैं जो कि आईआर सेक्शन से हैं। दिस इज द एंटायर
सी सेक्शन जी, ये जो लास्ट सेक्शन है, थर्ड सेक्शन है, मैं फिर रिपीट करता हूं, डेवलपिंग स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम्स, प्री पार्टीशन से 3 पर्सनैलिटीज, इकबाल, जिन्ना, सर सैयद, कॉन्स्टिट्यूशंस 1956, 62 एंड 73, करंट पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, और फिर आईआर में फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स एंड द कोल्ड वॉर। ये मिलाकर इस पे सवाल आते हैं 5 और आपने करने होते हैं 3। अब उसकी मर्जी है, ये 5 सवाल सारे कॉन्स्टिट्यूशन से दे दे, सारे पाकिस्तान से रिलेटेड दे दे, आईआर से दे दे, उसकी मर्जी है, इट्स अप टू हिम। सो मोस्टली बहरहाल पैटर्न यही है कि जो पाकिस्तान रिलेटेड टॉपिक्स हैं, प्री पार्टीशन वाले, कॉन्स्टिट्यूशन वाले और करंट इश्यूज, इन पे सवाल कम से कम 3 सवाल आते हैं। दिस इज द यूजुअल पैटर्न जी। ना आए तो मुझे कुछ ना कहिएगा, बट एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पाकिस्तान से रिलेटेड यहां पे जरूर आते हैं। इसका मतलब है इसमें आपने ज्यादा फोकस करना है पाकिस्तान के इश्यूज पे, और वो यहाँ पे आपके करने ही 3 क्वेश्चन होंगे। और ये मैं इसलिए पाकिस्तान पे फोकस करवाता हूँ कि आपने ये ऑलरेडी पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ा होता है, यू डोंट नीड टू वर्क टू मच। सिविल मिलिट्री रिलेशन जो करंट अफेयर्स में आप पढ़ते हैं या पाकिस्तान अफेयर्स में, वही पढ़ने, कोई नई चेंज नहीं करनी है आपने। फेडरलिज्म, 18th अमेंडमेंट वगैरह पढ़ी होती है, वही सेम होती है, कोई नई चीज नहीं होती। नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ा होता है, वो भी यहीं पे होता है। इट्स द ओवरलैपिंग सब्जेक्ट, इसलिए आपको इसको जरा कर लीजिएगा। आकाशा, इसमें सेक्शन सर लास्ट सेक्शन के अंदर 5 सवाल होते हैं एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। वो 5 क्वेश्चंस इन तमाम को मिलाकर आते हैं, बट मोस्टली द क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम पाकिस्तान सेक्शन। जो पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स कंटेंट्स जी। टॉपिक मैंने बता दिया आपको। यहाँ चॉइस 50% है, यहाँ चॉइस 50% है, यहाँ भी चॉइस कम है, यहाँ भी चॉइस कम है। दिस इज सिंपल जी। पेपर 1 का लास्ट पोर्शन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर जिसमें स्टेट, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट एक्सेट्रा आती है, और इसके अंदर यस ये गुलपन्ना ने लिख दिया पार्ट बी, और 3 सवाल होते हैं, इनमें से आपने 2 करने होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो टॉपिक गुलपन्ना ने भी लिखे हुए, और भी हैं। बट वुडंट वी डिस्कस सी पार्ट पेपर 2? ये आसान है जी। पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स, प्री पार्टीशन, कॉन्स्टिट्यूशन, 3 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के, प्री पार्टीशन में इकबाल, जिन्ना, सर सैयद एंड इश्यूज एज वेल। डेवलपिंग स्टेट्स में रमना, आई आल्सो एडेड पॉलिटिकल साइंस के जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलपिंग स्टेट्स के हैं। डेवलपिंग स्टेट्स के मैंने जो 5 नाम लिए हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। उनमें है चाइना, टर्की, ईरान, इंडिया और मलेशिया। सो आई आल्सो नेम चाइना एज अ डेवलपिंग स्टेट। एक क्वेश्चन में जो पेपर में वर्ड लिखा हुआ है वो पॉलिटिकल सिस्टम है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को करते हैं, उसमें से ही पॉलिटिकल सिस्टम की चीजें भी आ जाती हैं। ऊपर अरूबा को मुझे सवाल समझ नहीं आया, जरा प्लीज अगर दोबारा पूछिएगा। यस, चाइना इज अ डेवलपिंग स्टेट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन जी प्लीज? Amber, why China is still a developing state? Not related to political science. No answer. जी सारा एग्जैक्टली। ग्लोबल इंटीग्रेशन, फजल थैंक यू थैंक यू। ग्लोबल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन सेक्शन, लेट मी कंफर्म, वो पेपर 2 के बी पार्ट पे आता है, यहां पे आता है। ग्लोबल इंटीग्रेशन नहीं है उसमें, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, लेकिन उसमें सवाल कभी कभी आ जाता है, बट दैट्स ट्रू। जी ऐसा ही है, ट्रू। There are some topics that are overlapping with Pakistan affairs like national integration. Can we use those arguments? Yes जी, जो आपने करंट अफेयर्स में यूज किया होता है आर्गुमेंट, वो यहाँ पे लिखते हैं। सिर्फ बात यह है आपका आर्गुमेंट थोड़ा ज्यादा रिफाइन हो जाएगा व्हेन यू विल स्टडी ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो यहाँ पाकिस्तान के इश्यूज पे पहुंचते पहुंचते आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट मजीद बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। How much of it would be helpful in constitutional law? डॉक्टर अहमद जमान ने पूछा। ये जो systems हैं जी, they overlap with the constitutional law, but the answers are not exactly the same one. Constitutional law में question और nature के होते हैं,
टॉपिक वही होते हैं बट उन पे क्वेश्चन की नेचर थोड़ी और हो जाती है, तो फर्क होता है उसके अंदर जाके। जी सारा, मेरा जो पहला लेक्चर बच्चों के साथ होता है यहाँ पे करंट अफेयर्स में, तो मैं शुरू में बताता हूँ कि जो कोर्स कंटेंट्स हैं आपके करंट अफेयर्स के और पाकिस्तान अफेयर्स के, वो ओवरलैप करते हैं डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। We are not supposed to do those articles again which we overlap. No, कायनात में यहाँ पे कुछ इश्यूज जो दोबारा करवाऊंगा, जैसे रोल ऑफ अल्लामा इकबाल, सर सैयद और जिना जो है वो मेरा नहीं ख्याल मुझे करवाने की जरूरत है, वो मैं यूजुअली नहीं करवाता। लास्ट पॉलिटिकल साइंस का बैच था, मैंने कहा था अब जिना का रोल क्या है, बचपन से पढ़ी आ रहे हैं, मैं दोबारा नई कोई चीज नहीं है उसके अंदर, ना इकबाल ना सर सैयद ने। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को मैं जरा करवाता हूँ, फेडरलिज्म के इशूज को करवाता हूँ, सिविल मिलिट्री भी मोस्टली वही होता है, उस पर एक लेक्चर रख लेते हैं हम लोग। आतिफ ने पूछा एमसीक्यूज प्रिपरेशन टिप्स। आतिफ, इस सवाल का जवाब मैंने 10 दिन बाद देना। आई विल गिव द आंसर टू दैट क्वेश्चन आफ्टर 10 डेज। अब ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए, एमसीक्यूज वाला। ओके, लेट्स गो टू सोर्सेज जी। कंटेम्परेरी इश्यूज, फजल, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज में कंटेम्परेरी आते हैं बस। इकरा पूछे जिना और इकबाल पे, इकरा आपको क्या लगता है किस तरह के सवाल आते होंगे? वो टिपिकल सवाल आते हैं। लेक्चर्स कितने होते हैं कायनात? यूजुअली तो हमारे 24 लेक्चर्स होते हैं, बट बिकॉज दे आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर, ये स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं आप लोग यहाँ पे, तो हम उसको डेफिनेटली उस पर ज़रा लेक्चर्स हम शायद 3-4, तो इट विल बी रफली अराउंड 27 के करीब लेक्चर्स मिलाकर हो जाएंगे सारे, रफली अराउंड। जनरल सवाल आता है जी, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान के अंदर रोल, अल्लामा इकबाल का मुस्लिम नेशनलिज्म, सर सैयद की इल्मी खिदमात, एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस एंड ऑल दैट, टिपिकल। बोथ पेपर आर हेल्ड इन द सेम डे? यस सारा, सेम डे, मॉर्निंग इवनिंग। जी मैं एक बोर्ड पिक्चर आपको मिल जाएगी। अदीर मुझे पसंद है नहीं है, मैं स्टूडेंट्स को सरप्राइज देता जरूर थोड़ा सा। एग्जैक्टली। ओके जी, आई गेस चले आगे चलते हैं, सोर्सेज पे जाते हैं। लेट मी गो टू सोर्सेज। सोर्सेज की बात की जाए तो देखिएगा हर सेक्शन के लिए आई वुड रिकमेंड डिफरेंट सोर्सेज, तो आप प्लीज सोर्सेज को गौर से सुनिएगा, और अगर कोई सवाल किसी को भूल जाए, किसी को ना याद हो, तो कोई आप प्लीज वो यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बोलूंगा, बहुत लोग नोट नहीं कर पाते, तो बाकी यहाँ पे शेयर कर लीजिएगा। आउटलाइंस ऑफ लेक्चर्स विल बी शेयर्ड। जुनेद, यस, मोस्टली आउटलाइन जो है लेक्चर्स की वो आपको साथ शेयर होगी मोस्टली। लेट मी एक्सप्लेन जी। एमसीक्यूज पे ऊपर मैंने कहा 10 दिन बाद आपको सरप्राइज देना है। लेट्स गो टू दिस वन, बी सेक्शन, पेपर 1 का बी, जहां पे वेस्टर्न थॉट है। वेस्टर्न थॉट के लिए आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू रीड जुड हार्मन। जुड हार्मन्स बुक, जिसका नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। एग्जैक्टली मुस्तफा, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। प्लेटो से आज तक, वैसे है नहीं प्रेजेंट तक, बट उसने जब लिखी थी उस वक्त तक होगी। जुड हार्मन, ये रिकमेंडेड बुक्स में से भी एक है जी। अफसा, यस यू कैन गेट इट इन सॉफ्ट, लेकिन वो स्कैन्ड वर्जन होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, स्कैन्ड वर्जन होगा, वो पीडीएफ वर्जन नहीं होगा। पीडीएफ में ही है बट स्कैन में है, ठीक है, आई विल शेयर जी, वो आप लोगों को मिल जाएगी। मुस्लिम थॉट के लिए अच्छा, जुड हार्मन की बुक बेस्ट है। अगर आपको मुश्किल लगे, मेरी रिकमेंडेशन पहली प्रायोरिटी ये, इफ यू थिंक दैट इट इज डिफिकल्ट, देन यू कैन आल्सो गो फॉर D.R. Bendari's book, but Bendari should not be your first choice, it should be your second choice. दोनों नहीं पढ़नी, दोनों में से कोई एक पढ़नी, देख लें जो आपको आसान लगे। बट बेंदारी की बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन पॉलिटिकल फिलॉसफी। आई रिपीट द नेम, हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन पॉलिटिकल फिलॉसफी बाय D.R. बेंदारी। ये वेस्टर्न थॉट के लिए जी, वेस्टर्न थॉट के लिए मैं बुक्स बता रहा हूं। सजिदा तेजस भी किताब अच्छी है मिसबा, लेकिन वो भी अच्छी किताब है, सजिदा तेजस भी अच्छी है, बट मैं आपको 2 टॉप रैंकिंग कर लेते हैं ना, टॉप पे जुड हार्मन है, प्रेफर करें जुड हार्मन। समझ ना आ रही हो, सॉफ्ट में दे दूंगा, समझ ना आ रही हो, फिर आप
मुस्लिम सेजेस ऑफ जुड हार्मोनी बंदारी पे या सेजेस ऑफ एजेस पे चले जाएं, बट प्रेफर आप उसी को करिएगा प्लीज, जुड हार्मोनी। मुस्लिम थॉट के लिए बहुत सारी किताबें हैं। मेरी तो आपको रिकमेंडेशन ये होगी, आप लेक्चर लें, 2 रीडिंग में आपको सॉफ्ट पे दे दूंगा, वो आपको कवर हो जाएंगी। अगर आप बुक लेना चाह रहे हैं तो बुक का नाम तो नहीं आता, चौधरी मोहम्मद असलम साहब की बुक है, ये असलम चौधरी साहब, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, आप ले सकते हैं असलम चौधरी की। बट मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप लेक्चर लें, और लेक्चर के बाद आपको 2 रीडिंग में सॉफ्ट में दूंगा, 2 आपको एक और बुक से मिल जाएंगी, मैं आपको बताऊंगा अभी उसके ऊपर। तो आपको असलम चौधरी साहब की बुक ना भी लें तो चल जाएगा, अगर आप ले लें तो भी ठीक है, ना लें तो भी चल जाएगा आपको, क्योंकि इस पे मुस्लिम थिंकर पे फोकस कम होता है, इसलिए इस पे ज्यादा आपको बुक डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं। बट अगर आप बुक लेंगे तो असलम चौधरी की बुक इकरा ने लिखती है यहाँ पे। अगर आप बुक नहीं लेना चाह रहे, 2 रीडिंग में आपको सॉफ्ट में दूंगा, और साथ में 2 के आपको नोट्स जो है वो इन्हीं किताबों में से मिलेंगे एक जगह पे जाकर। अरसलान, दैट्स विल नॉट कवर द कंप्लीट कोर्स, वो कंप्लीट कोर्स कवर नहीं करेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मजहर हक साहब की बुक है, और उस बुक का नाम है पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मजहर हक की बुक है बेसिक कॉन्सेप्ट की, और उसका नाम है पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। फैज शबीर हुसैन चौधरी की कौन सी बुक? यस, पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस मजहर हक की बुक है ये। ओके, नाउ याद रखिएगा मजहर हक साहब की बुक बहुत कंप्रिहेंसिव है, बहुत बड़ी बुक है, उसमें बहुत लंबी डिटेल है, आप उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें से आपने की पॉइंट्स लेने हैं, वो स्टैंडर्ड हैं किताब के, मतलब वो स्टैंडर्ड यूई की किताब है जो पढ़ाई जाती है। फैज़ ने जो बुक शेयर की है, फैज़ मैंने ये बुक के कंटेंट्स देखे नहीं है थोड़ा सा, सो सॉरी, अगर आपके पास है तो सॉफ्ट में मुझे कंटेंट्स भिजवा दें, मैं शायद जान सकूं, मैंने इल्म नहीं है, शायद मेरे से गुजरी होगी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है इस किताब का, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट प्लीज। अच्छा, फातिमा मेरी वाली बुक में बाद में आएंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप स्टार्ट करेंगे मजहर हक की किताब से, सारा नहीं पढ़ना, आपने सेलेक्टेड पढ़ना। बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी बात हो रही है। अच्छा, ये जो मजहर हक की बुक है ये सिंपल लैंग्वेज में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बाकियों से डिफरेंट हो जाएं, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर एक्सप्रेशन, देन रीड माइकल रॉस्किन्स बुक। माइकल रॉस्किन की नहीं, माइकल रॉस्किन नहीं शायद, उसकी बुक का नाम है, वो भी सॉफ्ट में मैं शेयर कर दूंगा, उसकी बुक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन, वो किताब जो है वो भी, उसमें 100% कोर्स नहीं है इस सेक्शन का, लेकिन उस किताब का एडवांटेज ये है कि ये किताब आपकी एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा इंप्रूव कर देगी, ये आपको डिफरेंट कर देगी। माइकल रॉस्किन, ये किताबें मैं आपको शेयर करूंगा जी, इसको दी आप आज बैमो के घर जाएं, ये किताबें मैं आपको सॉफ्ट में शेयर करूंगा जो मेरे पास सॉफ्ट में है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बेसिक बुक है मजहर हक की, और एडवांस्ड बुक है माइकल रॉस्किन की, बेसिक आइडिया। थैंक यू शेयर करने का, आई गेस अदम शेयर किया जी, अलीशा मजहर हक की भी शेयर कर लूंगा। और इस पे आते हैं पेपर 2 पे, पॉलिटिकल सिस्टम्स, चाहे वो सेक्शन के हो या ये हो, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए मार्केट में केले की बुक मौजूद है। ये थैंक यू इकरा, ये आपने लिख दिया इसको। केले की बुक अच्छी है, बट बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए आपको स्पेसिफिकली एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लेक्चर्स को मिस ना कीजिएगा, फोकस ऑन द लेक्चर्स जी। दीज लेक्चर्स विल बी कवरिंग, वो सोर्स उसका मेरा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आई गेस आप सिस्टम्स के लिए रीडिंग पे बाद में जाइएगा, प्रेफरेबली आपने लेक्चर लेने हैं। मुस्तफ़ा ने जो किताब लिखी है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय केले, मैंने कहा कि ये है, इट विल नॉट कवर ऑल टॉपिक्स एंड इट इज अ बिट ऑफ, उसमें थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स भी हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें सारे टॉपिक्स नहीं है आपके, तो इसलिए आपने लेक्चर्स को जरा गौर से लेना है जी। ये और लेंथी भी है, अरसलान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ट्रू। अरसलान आपने आइया नहीं रखा। जो पाकिस्तान का सेक्शन है जी, यहाँ पे पाकिस्तान के इश्यूज का, और वो सेक्शन जो है आई वुड रिकमेंड हामिद खान बुक, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल
एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। शायद नजर मैं आपका सवाल पढ़ रहा हूं लेकिन जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूं। अच्छा, आई रिपीट जी, इसका जो पाकिस्तान से रिलेटेड सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशंस और पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह, उस पर आप पढ़ेंगे हामिद खान बुक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और इसका 3rd एडिशन मुस्तफा, इसका 3rd एडिशन, ये भी सॉफ्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बेगम हो जाए। हाँ, पहले दूसरे एडिशन आपके काम के नहीं है, 3rd एडिशन वो सॉफ्ट में दे दूंगा, हार्ड में आप लेना चाहें तो ले लें। वैसे इसका फायदा ये होगा कि ये बुक आपको पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह में भी हेल्प कर देगी जाके। अभी बल्कि इनका रिसेंट तर्जुमा भी आ गया उर्दू में, वर्ल्ड टाइम्स उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। बट एज पर पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, आई वुड गिव यू द रीडिंग्स माई सेल्फ। जी, इकरा उर्दू में भी आ गई, लेकिन आप उर्दू में अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़े, पेपर में तो आपने इंग्लिश में लिखना है। आतिफ, अभी ये आप में से कोई बच्चा यहाँ पे, मैं कहूँगा रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे शेयर कर देंगे। कनीज, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मजल हक साहब की मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का कहा, वो 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेगी, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होंगे। सो इट विल ओनली कवर अ फ्रैक्शन ऑफ द क्वेश्चंस। जरा इसके अंदर आमिर खान साहब की बुक में जब हम इस सेक्शन में जाएंगे ना, तो आई विल गिव यू दी सेलेक्टेड चैप्टर्स, आप सेलेक्टेड चैप्टर्स उसमें पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पहले मार्क करवाना हो, आप जस्ट मुझे क्लास में किसी दिन शेयर कर दीजिएगा, आई कैन मैं उसको बता दूंगा आपने कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, बट वहां जाके बता दूंगा। प्री पार्टीशन पे महक प्री पार्टीशन पे तो आप मैट्रिक की किताब उठाएंगे आप लोग सारे, और उसमें जो जिना, सर सैयद और इलाहाबाद के खुतबात हैं वो नोट कर लें, मैट्रिक की पाकिस्तान स्टडी से। जो इश्यूज हैं उस पर हामिद खान साहब की बुक। अच्छा, अब आते हैं जी। अच्छा, इन पे कोई सवाल? ट्रैक टू पाकिस्तान नहीं, कायनात नहीं, हाँ वो वहां से कर ले, 3 टॉपिक के लिए जो मर्जी कर ले। इलामा इकबाल, सर सैयद जिना आप गूगल करें तो आपको लाखों मिल जाएंगे, जहां से मर्जी कर लें। उनका कंट्रीब्यूशन ना 1960s में चेंज हुआ, ना 1990s में चेंज हुआ, उनका एक ही कंट्रीब्यूशन है, कोई चेंज नहीं, जो मर्जी ले लें। अलीशा अय्यर के 2 टॉपिक है, वो दोनों रीडिंग में आपको खुद दूंगा। अच्छा, मेरी बुक पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मुझे आप इस पे जो बुक्स में बता चुका हूं उस पे कुछ पूछना तो पूछें। एक दफा अगर आप क्वेश्चन ना पूछेगा, मैं एक दफा शॉर्टली ओवरव्यू दे देता हूं। वेस्टर्न थॉट के लिए प्रेफरेबली जुड हार्मन, सेकंड ऑप्शन इज बंदारीज बुक। मुस्लिम थिंकर्स के लिए प्रेफरेबली आई विल गिव यू द रीडिंग्स, बट यू कैन आल्सो पिक असलम चौधरीज बुक। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मजर हक्स बुक, एंड आप जो एडवांस्ड स्टडीज के लिए आप यू कैन पिक माइकल रस्किन्स बुक। पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए आई डू नॉट रिकमेंड एनी बुक जी, नो बुक कवर्स एवरीथिंग। बेटर इज जो बुक उधर मेंशन की गई थी, उन्होंने नाम भूल गया हूं उसका, किसी ने बताया था अभी थोड़ी पहले, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो है, अभी कोई बताएगा तो मैं याद कर लूंगा। एनीबॉडी? मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बुक, नहीं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बता रहा हूं। कैले की बुक, यस कैले, सॉरी जी मेरी मेमोरी खराब है। कैले's बुक इज बेटर बट इट्स नॉट परफेक्ट, सो माय रिकमेंडेशन, टेक माय लेक्चर्स ऑन दैट। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए आई रिकमेंडेड हामिद खान बुक पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, और उस पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर आप 3rd एडिशन लीजिएगा और सेलेक्टेड चैप्टर्स आपने पढ़ने। सेलेक्ट, ये तमाम किताबें जो मैंने रिकमेंड की हैं, यू विल नॉट रीड ऑल ऑफ देम, यू विल हैव टू गो फॉर सेलेक्टेड चैप्टर्स। सेलेक्टेड पे जाएंगे। इस पे कोई सवाल है तो पूछें, देन आई गो टू द अदर वन। जरा किस बुक की बात कर रही हैं? अरसलान खुद इतना मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, बाकी बच्चे कैसे करेंगे? अरसलान इट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है। जरा उसमें से मैंने कहा मैं आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स बताऊंगा, आई विल गिव यू सिलेक्टेड चैप्टर्स जो आपने पढ़ने हैं। मेरी बुक के अलावा सवाल करें, मैं मरीब अपनी बुक पे आखिर में होऊंगा। नेम ऑफ असलम चौधरीज बुक, अनम ने पूछा भाई कोई नीचे अगर लिखते, मुझे नाम उसका एग्जैक्ट नहीं आता, मैं ख्याल में मॉडर्न
इस्लामिक थॉट या मॉडर्न इस्लामिक मॉडर्न थॉट कुछ ऐसा का नाम है, बट अगर आप प्लीज कोई नीचे लिख दे अनम के सवाल के जवाब में। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट इकरा ने लिखा, थैंक यू मुस्लिम, थैंक यू इकरा। फॉर आयर क्वेश्चन कायनात आई विल कनीज सॉरी आई विल शेयर रीडिंग माई सेल्फ। Political issues will be covered by magazines. No, Asba, you will have to go for Ahmed Khan's book for political issues. जी सुमल, अभी हम कर देते हैं इस पे बात, एक दफा रिव्यू देता हूँ। What about my book? आखिर में Muslim political thought. Thank you, sir. For political systems, will you provide updated data? I think Turkey constitution got changed. Yes, Akasha. इसीलिए मैंने कहा कि टर्की वाली चीजें और चीजें अपडेटेड नहीं है. I will give you updated. इसलिए मैंने कहा कि मेरे लेक्चर लीजिएगा. That's true. अदर सोर्सेज काफी नहीं है शाहनजर। ऐसे बाय द वे ऑनेस्टली स्पीकिंग पॉलिटिकल साइंस का एक डायलेमा है, द मोर सोर्सेज यू कंसल्ट यू विल गेट कंफ्यूज्ड। पिक वन सोर्स, मैंने आर इसीलिए लिखा रहा हूं, पिक वन सोर्स एंड स्टे विद इट। एनी ऑनलाइन सोर्सेज, माहम ने पूछा टू रीड, ये सारी किताबें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, दैट विल बिकम ऑनलाइन सोर्स, बाकी कोई ऑनलाइन सोर्स नहीं है। आर पे IR की महक, आई विल गिव यू रीडिंग्स। नो जर्नल्स आर रेलेवेंट हो जा, जर्नल्स नहीं पढ़ने यहां पे इसके लिए। अब आते हैं आतिफ, आपका सवाल भी इंडायरेक्टली हुई है। अच्छा, इसमें कोई और सवाल किसी का रह तो नहीं गया मेरे ख्याल में? यस फजल, दे आर इनफ। ओके, मैं अपनी बुक पे आता हूं जी। जो मेरी बुक है, पहला पॉइंट, पहला जुमला जो आपने पल्ले बांध लेना है, आई डिड नॉट रोट दोज बुक्स। सुंबल, अभी कोई बच्चे से मैं कहता हूँ वो आपको सारी किताब, या कोई बंदा अपने से टाइप कर ले वो किताबें सारी यहाँ पे अगर शेयर कर दे जो मैंने कही है। वैसे सुंबल वो किताबें मैंने साफ में भी आपको दे देनी है लोगों को, सो डोंट नीड टू वरी ऑन दैट। मेरी बुक मैंने लिखी नहीं है, आई कंपाइल्ड इट। पहला सवाल, इज इट क्लियर? I compiled it, I did not write it. पहला। दूसरा पॉइंट, बिकॉज obviously धोखा नहीं है, मैंने पहले बताया था, पहला जुमला मैंने यहां से शुरू किया है, I compiled it। दूसरी चीज, लेकिन ऑब्वियसली I own it, I own it। उसकी गलतियां होंगी तो I own it। अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम है उसमें, I will own it। मैं उसको ओनरशिप डिनाई नहीं कर रहा, I own it। दूसरी चीज, अच्छा मेरी बुक किन बच्चों को, इट विल नॉट बी फॉर एवरीबडी, इट विल बी फॉर सेलेक्टिव पीपल। किन लोगों को हेल्प करेगी? अच्छा, देखिए मेरी बुक बेसिकली लिखने का जो पर्पस भी था वो ये था कि ये जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, दे आर मोस्टली फॉर दोज पीपल हु हैव अ गुड कंप्रीहेंशन स्किल्स, जिनकी कंप्रीहेंशन की स्किल्स अच्छी हैं, और वो बच्चे जो कि लेक्चर को अंडरस्टैंड करके यहाँ से रीड कर सकते हैं और उनको क्वेश्चन स्ट्रक्चर करना खुद से आता है। दे कैन क्रिएट एन आंसर, दे कैन मेक हेडिंग्स, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें बाज बच्चे होते हैं ना जिनको पहले पढ़ना पता है, फिर उसी चीज को दिमाग में आप जहन में रखते हुए आप हेडिंग बनाते हो, आंसर अटेम्प्ट करते हो। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, पेपर में जाते हैं और फिर वो अपनी हेडिंग खुद बना लेते हैं। उनके लिए बुक्स ये रिकमेंडेड है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल सुनिएगा, जुड हार्मन की बुक अगर आप पढ़ेंगे, उसकी बुक में कोई हेडिंग नहीं है, कोई हेडिंग नहीं है, एक या दो हेडिंग होगी टोटल, और उसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। अब उसमें से आपने कंपार्टमेंट कैसे बनाने हैं, उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर कैसे करना है, वो उस किताब में नहीं लिखा होगा। इफ यू थिंक दैट यू कांट स्ट्रक्चर योरसेल्फ फ्रॉम जुड हार्मन्स बुक, देन यू नीड टू टेक माई बुक। मेरी बुक में सिर्फ एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडिया वही होता है। देखिए आइडिया किसी भी बुक से ले लेंगे, आपको आइडिया सेम मिलेगा, किसी बुक में डिफरेंट नहीं होगा। कुछ मामला में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मोस्टली 99% सेम होता है। मेरी किताब में सिर्फ फर्क ये है कि वो सिंपल लैंग्वेज में हेडिंग्स के साथ स्ट्रक्चरिंग की हुई है। इट हैज स्ट्रक्चर्स, पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग्स, और ताकि आप तक हेडिंग लिखना जरूरी नहीं है पेपर में, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको पता होगा कि एक आइडिया, दूसरा आइडिया, तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया, उसकी लैंग्वेज सिंपल है और स्ट्रक्चरिंग आसान हो जाती है। अगर आप स्ट्रक्चरिंग खुद कर सकते हैं तो आई वुड प्रेफर टू गो फॉर जुड हार्मन्स बुक। मेरी किताब आपको हेल्प करेगी। अच्छा, मजहर की बुक मैंने रिकमेंड की बेसिक कॉन्सेप्ट में, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट पे 50 पेजेस लिखे हुए हैं, एंड यू ओनली नीड 5 to 10 पेजेस, यू ओनली नीड 5 to 10 पेजेस।
तो आप उस 40 में से कौन से पॉइंट पढ़ेंगे, कौन से इग्नोर करेंगे, मजर लाख में से। अगर तो आपका अपना शार्प माइंड है और जो मैं लेक्चर दूंगा उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्टेड पढ़ सकते हैं, ठीक। अगर नहीं पढ़ सकते देन टेक माय बुक which will give you a kind of ready to eat, क्या होता है, ready to cook meal होता है, रेडी टू कुक मील होता है सॉर्ट ऑफ, वो इस तरह की चीज आ सकती है। अच्छा, दूसरी चीज instant meal, yes exactly Safina, that will be a good word for that. For beginners and for those who cannot comprehend by themselves and they need assistance कि हमने स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, वो उनके लिए हेल्पफुल होगी। अच्छा शाहनजर, ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम सो मेनी सोर्सेज, मजल बेसिक कॉन्सेप्ट में मिसाल लूँ मैं, से मजल हक से भी लिया है, रॉस्कन से भी लिया है, 3-4 बुक्स और ली हैं, आर्टिकल लिए हैं, आई हैव मिक्स थिंग्स अप। अच्छा, एक और चीज, जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो मेरी बुक में ज्यादा अपडेटेड है, उसमें 1-2 गलतियां रह गई हैं जो आपको मैं जब लेक्चर दूंगा तो मैं खुद पॉइंट आउट कर दूंगा कि ये मेरी किताब में इस तरह लिखा होगा, आपने इस तरह करना है। वो मेरी गलती है, मैं ऑन करता हूं, लेकिन छोटी छोटी चीजें, वो बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन उनसे बेहतर है। कैले की बुक से मेरी किताब में कॉन्स्टिट्यूशंस बेहतर होंगे, ये इस सेंस में है। लेकिन मैं रिकमेंड ये जरूर करूंगा, अगर वो बच्चे जो स्टार्ट में, 1 मिनट कराउंड में बोलूं, अगर आप मेरी बुक को स्टार्ट वहां से करना चाह रहे हैं तो करें, लेकिन अल्टीमेटली ट्राई कि आप मेरी किताब के बाद ये जो किताबें हैं इनमें से भी आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको जरूर पढ़िएगा, जरूर उनका पढ़िएगा, क्योंकि मेरी किताब आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प देगी। अगर आप एक्सप्रेशन इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये किताबें जो मैंने रिकमेंड की हैं, यू विल हैव टू रीड देम। दिस इज व्हाट इट इज। रिदा ने कहा, नाम लिख दिया आई गेस ये नीचे, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू सो वेरी मच जिन्होंने भी लिखा है जी यहाँ पे। जी इकरा, जुड हार्मोन से मोस्टली यस, सारे थिंकर जुड हार्मोन से हो जाएंगे। मेरी बुक सॉफ्ट में नहीं है, ये मसला है। समीर ऊपर लिख दिया उन्होंने नाम, अगर आप थोड़ा चैट में ऊपर पढ़िएगा वो आ गया नाम ऊपर। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड टाइम्स ने पब्लिश की हुई है। Shahnazar, it is enough if you understand from it and you have a good expression of yourself. And I know about you individually, Shahnazar, आपको मुझे पता है आपका एक्सप्रेशन ठीक है, आप फिर एक्सप्रेशन इंप्रूव कर लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग वहां से लेने के लिए इट्स गुड फॉर यू। जरा टॉपिक जब आएंगे उनका लास्ट में लेंगे, अभी टॉपिक थोड़ी हो रहा है, अभी तो थोड़ा सा बेसिक चीजें हो रही हैं। आई गेस दैट्स एनफ जी सोर्सेज के ऊपर। एनी क्वेश्चन दैट आई लेफ्ट? मार्क्स, सारा मार्क्स की मार्क्स बुक पे डिपेंड नहीं करते, मार्क्स आपके आंसर पे डिपेंड करते हैं। कंटेंट तमाम किताबों का सेम है, कंटेंट तमाम किताबों का सेम है, लेकिन ऑब्वियसली आप आंसर कैसे लिखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो बुक से मार्क्स नहीं आते, आपके एक्सप्रेशन से आते हैं। उधर पूछा मार्क्स कैसे आएंगे, मेरी बुक का आई डोंट रिकमेंड नोट टेकिंग जी, नोट मेकिंग रिकमेंड नहीं करता। अगर नोट मेकिंग उनके लिए होती है जिनको याद ना रहे, मेरा नहीं ख्याल के मेरे लेक्चर नोट कीजिएगा, वो नोट होंगे आपके। 150 प्लस कैसे आएंगे, हुदा ने पूछा। हुदा मार्क्स कैसे आते हैं? काल मार्क्स नहीं, दूसरे मार्क्स, MARKS वाले मार्क्स मेहनत से आते हैं। गुड मैथ, थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक लिखा आप लोगों ने। इसके लिए आखिरी पॉइंट जी, आखिरी जुमला, हर सेक्शन के बाद, हर सेक्शन के स्टार्ट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर सेक्शन के स्टार्ट में आपको आई विल गिव यू सम टेक्निक्स, सम पॉइंट्स जो आप उस सेक्शन में ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस होंगे। सॉरी, मैं जुनेद, आपने 3-4 दफा पूछा इसका। जाहिद हुसैन अंजुम साहब की बुक वर्ल्ड टाइम की जी, मेरे से पहले उन्हीं की बुक थी, सो आई वाज आस्क्ड टू राइट अ न्यू बुक। मैंने उनकी बुक पढ़ी नहीं है, बट आई वाज आस्क्ड बाय अदील साहब के मैं कंपाइल करूं, बिकॉज उस बुक के बाद उसको अपडेट करने की जरूरत थी शायद, तो मुझे कंफर्म नहीं है जाहिद, मैंने उनकी बुक पढ़ी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग।
प्लीज लाजमी ध्यान में रखिएगा, जो हर सेक्शन है उसके अंदर मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटजी सेपरेट होती है। पूरे पॉलिटिकल साइंस की एक स्ट्रेटजी नहीं है। एक पॉलिटिकल साइंस की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपका एक्सप्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। आइडिया तो ठीक हो ही हो, वो तो तमाम का सेम होगा। प्लेटो ने जो कह दिया, अब आर बंदा डिफरेंट तो नहीं कर सकता, इट विल बी सेम। एक्सप्रेशन, द लैंग्वेज, द पैराग्राफिंग, राइटिंग स्टाइल, और साथ में कुछ टेक्निक्स जो हर सेक्शन की अलग होती हैं, वो हम साथ देखेंगे। इस तरह पॉलिटिकल साइंस को मार तो नहीं पड़ेगी, मुझे कैसे पता हो? ऐसे नहीं होता। एफपीएससी ऐसे नहीं करता कि पहले से कहे कि इसको मार पड़वानी है, ऐसे नहीं होता। वो आपकी किस्मत होती है, पेपर जाता बनता कौन है, बनाता कौन है और चेक कौन करता है, ये आपकी किस्मत होती है। एफपीएससी प्लान करके नहीं करता कि इसको करना है ऐसे। जी आतिफ, आई विल। मेरी बुक का बासित नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस, वर्ल्ड टाइम्स। जुनेद, थैंक यू फॉर आस्किंग वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस जी। देखिए, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ऑब्वियसली अगर आप देखिएगा तो इट्स अ ह्यूज कोर्स। पॉलिटिकल साइंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही है। जी करामत इसी पे आ रहा हूँ। पूरा जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है, दैट्स अ ह्यूज कोर्स। आप में से जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, मास्टर्स किया होगा, उनको आइडिया होगा कि ये कोर्स 2 साल मास्टर्स में पढ़ाया जाता है ऑलमोस्ट। इसका 60%, ये मास्टर्स में जो कोर्स पढ़ाते हैं उसका 60% ये कोर्स है। इट्स टू मच। बीए में पूरा 1 साल में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, 1 साल में, और फिर 1 साल में 7 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए जाते हैं, तो एक काफ़ी लंबा कोर्स है। अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं मुस्लिम थॉट पढ़ाता हूँ और वेस्टर्न थॉट पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एक सेमेस्टर मुस्लिम थॉट पे, एक वेस्टर्न थॉट पे, इट्स क्वाइट लेंथी बुक। तो शॉर्ट ये है। यस आकाशा, आई नो हर। अच्छा, अब पॉइंट मेरा ये है कहने का कि हम पॉलिटिकल साइंस में जब पढ़ते हैं तो जिस तरह करंट अफेयर्स में, अगर आपको याद हो, आप लोग जो मुझसे पढ़ते रहे, जो नहीं पढ़ते रहे उनको नहीं आइडिया होगा, बट जो मुझसे पढ़ते रहे, हम जब इंडियन ओशन को पढ़ते थे और पैसिफिक ओशन को पढ़ते थे, वी डिडंट स्टडी एवरीथिंग दैट हैपेंड इन दैट टॉपिक, वी स्टडीड द मोस्ट रेलेवेंट पार्ट। हम स्मार्ट स्टडी करते हैं, रेलेवेंट साइड पे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी यही प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो है, अब प्लेटो को अगर हम पढ़ना शुरू करें, प्लेटो और अरिस्टोटल मिलाकर एक सेमेस्टर में मास्टर्स में ऑप्शनल कोर्स होता है। प्लेटो अरिस्टोटल, पूरे सेमेस्टर में सिर्फ प्लेटो पढ़ना होता है और अरिस्टोटल पढ़ना होता है। देयर आर सो मेनी एंगल्स इन विच वी कैन स्टडी देम। लिटरेचर वाइज में पढ़ सकते हैं, फिलोसॉफिकल सेंस में पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल सेंस में पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजिकल एंगल्स है, तो लॉट्स ऑफ एंगल्स। So you have to trust me ji on this one, that we have to go for what is relevant discussion of those topics. तो हम selected thinkers, उनकी selected philosophies पढ़ेंगे, selected thinkers and their selected philosophies. This is the most important part जी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हम सारे पढ़ नहीं सकते और सारे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। So selected होंगे जो to the point होंगे, और that's where we will go. So मैं इस सेक्शन में वेस्टर्न थिंकर्स हम कम पढ़ेंगे, बिकॉज वी विल स्टडी अराउंड 10-12 के दरमियान में पढ़ेंगे। मुस्लिम थिंकर्स हम पढ़ेंगे 5-6 थिंकर्स पढ़ेंगे, 5-6 होंगे, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। दिस सेक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन आसान सेक्शन है, बट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर हम ऑलमोस्ट 80% कोर्स पढ़ेंगे। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स और ये टॉपिक्स हैं, इनका हम 90% से ऊपर कोर्स कंप्लीट करेंगे। ये मेरा रफ एस्टिमेट है ऑब्वियसली। जी मैं अभी यहाँ पे सिलेक्टेड थिंकर्स जी ऑलमोस्ट 10-12 के करीब, मुस्लिम 5-6 के करीब, इसका तकरीबन 80% के करीब कोर्स पढ़ेंगे, और इन सेक्शंस का हम 90% से ज़्यादा कोर्स पढ़ेंगे, कवर करेंगे। अगर किसी वजह से टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आई विल नॉट बी एबल टू कवर अ टॉपिक जो आसान होगा बट इंपॉर्टेंट होगा, तो आई वुड सजेस्ट यू, मैं आउटलाइन बता दूंगा, ये शॉर्ट सा टॉपिक है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। लास्ट चीज पीएमएस के हवाले से, बहुत सारे बच्चे पीएमएस भी करते हैं, पीएमएस के हवाले से भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो पीएमएस का जो कोर्स है, मैं जो मुझे एग्जैक्ट सिंध का और बलूचिस्तान का और केपीके का नहीं पता, मैं पंजाब का जानता हूँ। मैं जो सिंध वाले लोग हैं उनका मैं सिलेबस देखकर फिर कमेंट करूँगा, बाकी पंजाब केपीके और बलूचिस्तान वालों का। बट पंजाब के बारे में मैं श्योरली बता सकता हूँ कि जो सीएसएस का कोर्स है, उससे पंजाब का जो पीएमएस है वो काफ़ी कोर्स पीएमएस का कम है। सो ऑलमोस्ट
ये अगर आप कर लेंगे तो पीएमएस का 99% कोर्स कवर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं, वो अलग से मैं आपको बता दूंगा, आपने वो तैयार कर लेंगे। थोड़ा बहुत सारा ओवरलैप करता है, ज्यादा नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसके साथ ओवरलैप करेगा। यस दानियाल, एब्सोल्युटली, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। थोड़ा सारा वो पाकिस्तान फेस करंट फेस, एक दो सवाल कवर होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। यस एग्जैक्टली। नोट मेकिंग सर, राफेल, इफ आई एम करेक्टली प्रोनाउंसिंग योर नेम, राफील, राइट? राफील, हम इसको नोट मेकिंग के ऊपर आपका टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। माय सजेशन विल बी कि आप मेरे लेक्चर को नोट करें और जो रीडिंग है उसमें से पढ़ लें। नोट मेकिंग ना करिएगा, लेक्चर के अंदर ही कुछ चीज ऐड कर दें, वो उसमें आपका टाइम लग जाएगा। आप बनाना चाहिए बना सकते हैं, बट सिटिंग इन अगस्त आई डोंट थिंक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। Sorry if I pronounce it wrong. No, Sarah. My answer is no. It's not preferred. It will waste your time. Lectures or readings, if it gives you a basic understanding, नोट मेकिंग की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में अब चलते हैं जी टॉपिक पे, अगर आप इजाजत दे दो। नहीं, हम इसी तरतीब से चलेंगे कि पहले वेस्टर्न थिंकर्स पे, फिर मुस्लिम पे, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट पे, इसी तरतीब से चलेंगे। और कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमने पहले ना पढ़े तो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नोट मेकिंग के लिए मैं जनरली बात करूं जी, सीएस हो पीएमएस हो, यू डोंट नीड इट जी। बोर्ड पिक्चर ले लेंगे उमर। बिकॉज 45 तक है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द वेस्टर्न थिंकर्स जी। प्लेटो से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा प्लीज। थैंक यू अरसलान। किंजा, एमसीक्यूज का मैंने कहा था बच्चों को कि मैं एक हफ्ते 10 दिन बाद आप लोगों को एमसीक्यूज के बारे में गाइडलाइन करूंगा जी। शायद मैं अभी इसी पे आने लगा हूं, हर सेक्शन की अलग रिक्वायरमेंट। हम पेपर 1 का सेक्शन बी जो है वो करने लगे हैं जी, और ये थिंकर्स का है, वेस्टर्न थिंकर्स का। अच्छा, वेस्टर्न थिंकर्स हो या मुस्लिम थिंकर्स हो, इस पे आप कुछ स्ट्रेटेजीज हैं दैट कैन हेल्प यू इंक्रीज योर मार्क्स। आपके मार्क्स बढ़ाने में वैल्यू एडिशन में कुछ टेक्निक्स हैं, नोट करें अपने पास ताकि आपको याद रहे। और शायद आपका पॉइंट भी यहां पे आ जाएगा। करामत, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे नहीं आइडिया, ये अकेडमी वालों को पता होगा। ओके, पॉइंट नंबर 1, थिंकर्स पे जब सवाल आता है उनकी किसी न किसी थ्योरी पे आता है, उनके किसी न किसी कॉन्सेप्ट पे, उनके किसी न किसी आइडिया पे आता है सवाल। जब क्वेश्चन उनके आइडिया पे आता है तो यू विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का होता है, आपने करना है क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर आप इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर थ्योरी। आप स्टार्ट करेंगे विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर थ्योरी। कॉन्टेक्स्ट से मतलब ये है व्हाई दे गिव दिस थ्योरी, ये एनालिसिस का पार्ट है। व्हाई प्लेटो फॉर एग्जांपल गेव हिज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। सवाल आइडियल स्टेट की थ्योरी क्यों दी ये नहीं पूछेगा, बट सवाल पूछेगा उसकी आइडियल स्टेट है क्या। बट आप स्टार्ट करेंगे व्हाई ही गेव द थ्योरी ऑफ द आइडियल स्टेट। अरिस्टोटल है, व्हाई ही गेव हिज थ्योरी। मैकियावेली है, मार्क्स है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी क्यों। व्हाट वर द फैक्टर्स दैट पुश्ड देम टू राइट द थ्योरी। ये आइडियोलॉजी तो नहीं कहेंगे, लफ्ज़ थ्योरी कहते हैं हम लोग। तो वो थ्योरी जो है वो क्यों दी उन्होंने, फिलॉसफी क्यों दी, वो स्टार्ट आपने वहां से करना। वो ना पूछे फिर भी करना है, शॉर्ट लिख लें, 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, बट यू विल हैव टू स्टार्ट विद दैट। दैट विल हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। दूसरी चीज, नेवर राइट बायोग्राफी इन योर आंसर्स।
नेवर राइट पैराग्राफ्स ऑन द बायोग्राफी, किसी भी जगह पे, एनीवेयर। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट, बायोग्राफी का पता है ना, उनके हालात जिंदगी में कुछ नहीं लिखना। थर्ड पॉइंट, यू कैन कोट थिंकर्स, आप जिस थिंकर को डिस्कस कर रहे हैं, यू कैन कोट दैट थिंकर और यू कैन कोट एनी अदर थिंकर, बट नेवर कोट एनी अदर पर्सन। ट्रंप को ना कोट करना शुरू कर दीजिएगा यहां पे। डोंट स्टार्ट कोटिंग इमरान खान के, मेरे नजदीक इमरान खान थिंकर है, मैं उसको बीच में ला दूं, नहीं, नेवर डू दैट। ओनली कोट थिंकर्स। प्लेटो को डिस्कस कर रहे हैं, प्लेटो को कोट कर ले, या अरिस्टोटल को कोट कर ले, या किसी थिंकर को कर ले। यू कैन कोट एनी थिंकर while discussing any thinker. Simple. Do not quote anybody else. कोटेशन करनी है, प्रेफर करना है कोटेशन करने का, बट थिंकर्स में से कोट करनी है। अब वो कोटेशन कहां से मिलेगी ये ना पूछेगा, वो आपको मिल जाएगी। अगला सवाल, अगली टेक्निक, नेवर एवर राइट समथिंग दैट इज नॉट आस्क्ड। जो ज़रा ने पॉइंट लिखा उसी पॉइंट को मैं उठा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक थ्योरी पढ़ेंगे, आपको थ्योरी लगेगी इट्स एब्सर्ड, फजूल थ्योरी है, आपका क्या बड़ी इलॉजिकल थ्योरी है। डू नॉट स्टार्ट गिविंग दैट कमेंट कि इसकी थ्योरी इलॉजिकल है, ये थ्योरी फ्लां की है। डोंट कोट इररेलेवेंट थिंग्स। अगर क्रिटिसिज्म पूछा है फिर तो करें, अगर नहीं पूछा तो क्या जरूरत है करने की। अगर वो पूछ रहे सवाल में मॉडर्न दौर में उसकी थ्योरी रेलेवेंट है तो लिख दें कि आजकल के दौर में रेलेवेंट है या नहीं है। अगर ना पूछे तो मॉडर्न दौर से एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है आपको। सो बी रेलेवेंट एंड आंसर व्हाट इज आस्क्ड। डू नॉट गिव योर ओपिनियन, सब्जेक्टिव ओपिनियन, लाइक इट और डिसलाइक इट, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं लिखना प्लीज, जब तक वो आपसे पूछे ना। So simple argument is do not enter into subjective debates, right or wrong वगैरह की चीजों पे। to the point लिखना है, जो पूछा लिखना है, जो नहीं पूछा वो आपने नहीं लिखना। सिंपल। इकबाल को कोट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। एग्जैक्टली फाद, मैं ये लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा था बट खुद फिलोसफर नहीं बनना। उसने जो थ्योरी बता दी, खुद से कोई चीज नहीं ऐड करनी प्लीज। दैट्स अ गुड वर्ड। आई गेस लेट्स मूव जी। ये बेसिकली 3-4 टिप्स हैं, अगर आप याद रखेंगे तो आप कामयाब रहेंगे, नहीं तो फिर भी कामयाब रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद प्लेटो। अब मेरा लेक्चर स्ट्रक्चर कैसे होगा, मेरे लेक्चर्स पॉलिटिकल साइंस में स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, जरा प्लीज ध्यान में रखिएगा। हम स्टार्ट करेंगे जब थिंकर्स को, तो आई वुड स्टार्ट विद देयर बायोग्राफी। मैं उनकी बायोग्राफी बताऊंगा, वेरी शॉर्ट बायोग्राफी। मैंने कहा आंसर में बायोग्राफी नहीं लिखनी और मैं आपको बायोग्राफी पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? 2 वजहों से। एक, उनकी थ्योरी समझ नहीं आएगी अगर आपको बायोग्राफी ना बताओ। ब्रीफ सी बायोग्राफी आपको थ्योरी हेल्प करेगी समझने में। और यस समन एब्सोल्युटली एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज उसमें से एक चांसेस होते हैं आ जाते हैं, तो यू कैन पिक एमसीक्यूज टू। लेकिन बायोग्राफी आपसे मिस हो जाए, मुझसे ना पूछिएगा, विकिपीडिया सबसे बेहतरीन सोर्स है बायोग्राफी का। सो आप वहां से देख लीजिएगा, किताब से देख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सवाल पूछेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है, कोई इसमें समझने वाली चीज होती नहीं। इज इट क्लियर? ओके जी, लेट मी मूव जी। चलते हैं, प्लेटो से स्टार्ट करते हैं। प्लेटो की डेट ऑफ बर्थ और डेथ से स्टार्ट करते हैं। Plato was born in 427 BC and he died in 347 BC. ये हम रिवर्स में क्यों जा रहे हैं, ये आप खुद ही पहचान लीजिएगा, रिवर्स में क्यों जा रहे हैं। बिफोर क्राइस्ट है, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की बात है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप असद अजीज साहब से पूछिएगा, वो पढ़ा देंगे आप लोगों को, वो जनरल एबिलिटी है जो भी आप पढ़ते होते हैं। एनीवे, सिंपल। नाउ मैं स्टार्ट करूंगा उसकी बायोग्राफी से,
फिर जाऊंगा कॉन्टेक्स्ट पे, फिर थ्योरी पे जाऊंगा, और आखिर में जाके क्रिटिसिज्म वगैरह की बातें आएंगी। सो प्लेटो की सवाल किस तरह से आता है, इस पे जाने से पहले मैं सबसे पहले बायोग्राफी, फिर बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रक्चर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी से। प्लेटो वॉज बॉर्न इन एथेंस। एथेंस में पैदा हुए प्लेटो, which was a city but an independent state. सारा नो 427 को बर्थ हुई, 347 को डेथ हुई। अब ये कैसे हुई, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोगों ने घर से देखना। प्लेटो, he was born in Athens, which was a city in Greece, but at that time that city was also an independent state. तो हम एक लफ्ज यूज करते हैं, एक टर्म यूज करने लगा हूं, सिटी स्टेट। सिटी स्टेट की टर्म यूज की जाती है, विच मीन्स एक सिटी हो बट एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, जैसे सिंगापुर है या मॉडर्न दौर में। अच्छा, मेरी किताब का एक फायदा ये होगा आप लोगों को, मेरी किताब जिन लोगों ने ली हुई है उसके आखिर में, जो रिसेंट एडिशन है उसके आखिर में एक लिस्ट ऑफ टर्म्स लिखी होगी। ये टर्म्स वगैरह डिफरेंट होती है, वो भी लिखी हुई है वहां पे, उनके मीनिंग लिखे हुए हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपको पता है प्लेटो को अफलातून हम कहते हैं, प्लेटो को अफलातून कहते हैं। तो एथेंस उस शहर का नाम है जहां पे प्लेटो पैदा हुआ था, और ये एथेंस जो है ये ग्रीस के अंदर, यूनान के अंदर एक शहर है। और जो एथेंस होता है ये सिटी था, बट एक पूरी स्टेट भी मौजूद है। When he was born in Athens, बेसिक पॉइंट ये था, तो he got his basic education at home, वहीं पे शुरू की एजुकेशन ली उसने, एंड लेटर ऑन जरा यू हैव अ गुड क्वेश्चन, आई नो। अच्छा बासित, अब आपको मैं आखिरी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद मैंने सवालों का जवाब नहीं देने किसी के, आपके आखिर में दूंगा, आखिरी 5 मिनट में दूंगा। आखिरी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरी बुक का एडिशन पुराना एडिशन है ही नहीं मार्केट में, नया एडिशन ही है। अगर आपने देखना हो आखिर में लिख दे ग्लॉसरी, उसकी चेक कर ले आखिर में ग्लॉसरी लगी हुई कि नहीं लगी हुई, दूसरा एडिशन है उसका वैसे। ओके, नाउ he got his basic education at home. Later on he became the student of Socrates, जिसको हम सुकरात कहते हैं। सुकरात का स्टूडेंट बना बाद में जाके। He became the student of Socrates. He remained Socrates' student until the execution of Socrates. जब सुकरात को एग्जीक्यूट किया गया, उसे सजाए मौत दी गई, then up to that time Plato remained his student. सुकरात को सजा क्यों दी गई उस पर बाद में आएंगे। After the death of Socrates, Plato have moved and traveled in the Greece. He traveled to different places, and ultimately he returned to Athens. And in Athens he established his own educational institution. When he returned to Athens, he established his own educational institution, which is called the Academy. Which is called Academy. अच्छा, अब Academy जो है, that was the institution established by Plato in Athens. इस Academy में Plato spent his entire life teaching and reading. टीचिंग करते रहे, रीडिंग करते रहे, एंड राइटिंग करते रहे throughout his life. So he spent his entire life teaching, reading and writing in the academy. और उसकी जो डिफरेंट किताबें हैं, प्लेटो रोट 3 इंपॉर्टेंट बुक्स, और जो 3 किताबें हैं प्लेटो की, उनके नाम अपने पास नोट कीजिएगा। उनकी किताबों के नाम है रिपब्लिक, आप में से कोई बाद में लिख दीजिएगा नीचे, रिपब्लिक। देन अनदर इज statesman, and third is the laws. Republic, statesman, the laws.
ये 3 किताबें हैं जो कि प्लेटो ने लिखी वहां पे। थैंक यू सफीना, थैंक यू ऑल, आप लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। सो ये 3 किताबें हैं जी प्लेटो की, बट ऑब्वियसली जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट किताब है और जिस पे सवाल आता है और इसको हम पढ़ेंगे वो है रिपब्लिक। हमारा फोकस होगा रिपब्लिक पे, और रिपब्लिक किताब के अंदर जो लिखे हुए आइडियाज हैं हम उस पर फोकस करेंगे। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन जी ऑफ द प्लेटो, उसकी बायोग्राफी है। पेपर में ये नहीं लिखनी, हाँ किताब का जिक्र आएगा बाद में जाकर। लेट्स सी नाउ इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है पेपर में। आप पास पेपर उठाइएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। Usually the question on Plato comes on his, Socrates is the teacher of Plato. Usually the question comes on Plato's Republic. वो क्वेश्चन पूछ लेता है, evaluate, analyze, जो भी लफ्ज यूज करेगा कि रिपब्लिक को एक्सप्लेन करें, और रिपब्लिक से मतलब है उसकी किताब रिपब्लिक की जिक्र हो रहा है, उसको हमने डिस्कस करना है। और the examiner can ask the question on Plato's ideal state, or he can ask about the concept of philosopher king. He can ask anything, but प्लाटो की किताब में जिक्र ही आइडियल स्टेट का है, उसकी किताब में जिक्र ही फिलोसोफर किंग का है। इट्स द सेम थिंग। आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग में क्या रिश्ता है? आई वुड टीच यू आइडियल स्टेट, और आखिरी 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि फिलोसोफर किंग का स्टेट से क्या लिंक है। सो आई वोंट टॉक ऑन द फिलोसोफर किंग, आई विल टीच आइडियल स्टेट विच इज रिटन इन रिपब्लिक, और उसी स्टेट के अंदर उसका कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग भी आ जाएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू सफीना, थैंक्स ओवर हियर। यस, सो दिस इज व्हाट इज द एंगल इन विच द क्वेश्चन कैन कम जी। और एक जब क्वेश्चन आता है तो थिंकर्स में कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है कि उसकी थ्योरी को क्रिटिकली एवेल्युएट करें या उसकी मॉडर्न दौर से रेलेवेंस लिखें। उसकी मॉडर्न दौर से रेलेवेंस है या नहीं है, आप एक्सप्लेन करें। ये सेकंड पार्ट होता है क्वेश्चन का यूजली। या उसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करें, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें। तो उस सूरत में आपने उसकी थ्योरी लिखनी है और उस पर आपने जाके क्रिटिकल एनालिसिस करना है, उसका क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्ट करना है। बट लेट अस फर्स्ट रीड द थ्योरी, और फिर हम जाएंगे उसके क्रिटिसिज्म पे ऊपर भी और बाकी चीजों के ऊपर भी। सो आई हैव 20 मिनट्स एंड आई थिंक आई कैन डू इट, सो इफ यू फॉलो मी। इसको मैं मिटा दूं, शो आई रिमूव इट? ओके, लिख दिया ऑलरेडी उधर क्वेश्चन। ओके, तो हम सबसे पहले कौन सा हेडिंग लिखेंगे? व्हेन वी विल आंसर द क्वेश्चन, आइडियल स्टेट पे सवाल आ गया, रिपब्लिक पे, स्टार्ट कहां से करेंगे? व्हाट विल बी द फर्स्ट हेडिंग? इंट्रोडक्शन। अब ऑब्वियसली आफ्टर इंट्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट। इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे जी कॉन्टेक्स्ट। वाई? इंट्रोडक्शन तो जनरली आता है, बट वी विल स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट के वाई प्लेटो गेव द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। प्लेटो ने आइडियल स्टेट की थ्योरी तो दी है, सवाल भी पूछा उसने, उसने रिपब्लिक बुक भी लिखी है, बट बुक में जो लिखा है वो क्यों लिखा है? आइडियल स्टेट की थ्योरी क्यों दी है? अच्छा, मैं एक आपसे सवाल पूछूं छोटा सा। यूज योर कॉमन सेंस, विच इज यूजुअली नॉट कॉमन बट स्टिल यू नीड टू यूज इट। प्लेटो ने आइडियल स्टेट की थ्योरी दी, डज इट मीन दैट ही वॉज हैप्पी with the kind of state that existed in Athens at that time? No, he was not. अगर वो अपनी वक्त की स्टेट से सेटिस्फाइड होता तो फिर थ्योरी आइडियल स्टेट की क्यों देता? तो कॉन्टेक्स्ट, कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। एक बात ये होगी, उसने थ्योरी ऑफ स्टेट दी बिकॉज उस वक्त की स्टेट से वो सेटिस्फाइड नहीं था, दैट्स सिंपली। खुश होता तो थ्योरी ना देता और ना हमें पढ़नी पड़ती। एग्जैक्टली। लेट्स सी what were his complaints of the state at that time. There are two factors that created a hatred for that state in Plato's heart. दो वजह थी कि प्लेटो को उस वक्त की स्टेट से प्रॉब्लम्स थे। वन, और उसकी स्टेट का नाम क्या था? अगर आप नाम लिखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट? जहां प्लेटो रह रहा था,
Plato was there. Athens, yes. Athens was, उसको प्रॉब्लम था एथेनियन सिटी स्टेट से, और सिटी स्टेट में दो प्रॉब्लम्स थे, देयर वर टू प्रॉब्लम्स विद हिम। नहीं संबल, हमने पहले जब थ्योरी डिस्कस करनी है उससे पहले उस को डिस्कस करने के उसने ये थ्योरी दी क्यों, तो रिपब्लिक की थ्योरी या उसकी जो रिपब्लिक के अंदर आइडियल स्टेट है वो क्यों दी उसने, ये हमने करना पहले। सो एथेनियन सिटी स्टेट थी, और उस सिटी स्टेट के अंदर दो प्रॉब्लम्स थे दैट फोर्स्ड प्लेटो टू गिव हिज आइडियल स्टेट। वन इशू वाज, जो ऊपर लिखा उन्होंने, द वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज the problem with the execution of Socrates. Plato's teacher was executed, जो के थे Socrates, and this created a hatred in the heart of Plato for Athens and Athenian government. Athens की गवर्नमेंट ने क्यों एग्जीक्यूट किया था, उसका पॉइंट यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। इसलिए एग्जीक्यूट किया था बिकॉज सोक्रेटिस वाज क्रिटिसाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन एथेंस। आई रिपीट दिस पॉइंट, द सोक्रेटिस वाज एग्जीक्यूटेड बिकॉज ही क्रिटिसाइज्ड द एथेंस डायरेक्ट democracy of Athens was criticized by Socrates, and Athenian government asked him not to criticize them, but when he refused, he was executed by the state. So Plato became critical of the Athens direct democracy. Let me first define what is direct democracy. जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा जी, कुछ लोगों को आइडिया होगा, कुछ को नहीं होगा, so let me explain that. डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये होती है कि जिसमें पीपल आर द गवर्नमेंट। सो व्हेन पीपल हैव टू डिसाइड, जब उन्हें कोई लॉ बनाना हो, ऑल द पीपल सिट इन अ प्लेस एंड दे मेक अ लॉ। अवाम खुद डिसीजन करते हैं, वो किसी नुमाइंदे को चूज नहीं करते। हम तो अपने एमपीएस को और एमएनएस को इलेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए लॉ बना देते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं, हम उनको चूज करते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग किसी को चूज नहीं करते, पीपल सिट इन अ प्लेस and when they sit in a place they decide for themselves, like a jirga exactly. So इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पंचायत, जिरगा, जो भी आपकी कम्युनिटी के हवाले से बातें हैं, so everybody participates in it, everybody is the government, everybody is the executive, everybody is the judiciary, everybody is the legislature। सारे बैठते हैं और फैसला करते हैं, कोई बादशाह नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं, people are directly ruling collectively, मिलकर। This is called direct democracy, everybody participates। So when Socrates criticized it, तो उसकी बुनियाद पे उस वक्त की एथेन की गवर्नमेंट ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, एंड प्लेटो बिकेम एंटी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ही बिकेम क्रिटिकल टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दिस इज व्हाट इट इज। दूसरी वजह जो लिंक करती है इसी से, द एथेंस लॉस्ट अ वॉर एट द हैंड्स ऑफ स्पार्टा, और उस वॉर का नाम है Peloponnesian War. Athens was defeated in a war which was fought against Sparta, जिस वॉर को हम कहते हैं Peloponnesian War। और आप लोगों ने, जो लोगों ने करंट अफेयर्स मुझसे पढ़ा है, मैंने थुसिडिडीज ट्रैप का जिक्र किया होता है आपके साथ। तो थुसिडिडीज जो था थिंकर, ही एनालाइज्ड दिस वॉर टू गिव हिज आइडिया, जिसको हम थुसिडिडीज ट्रैप कहते हैं। सो थुसिडिडीज ट्रैप जो है, that was constructed after analyzing this war, उस जमाने में। खैर एनीहो, अब वापस इस पे आते हैं। When Athens lost the war at the hands of Sparta, ये प्लेटो के पैदा होने से पहले की बात है, इमीडिएटली पहले की बात है, थोड़ा टाइम पहले की बात है। So when Athens lost the war, Athens में थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, स्पार्टा में था मोनार्की। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी लॉस्ट अ वॉर फ्रॉम मोनार्की। प्लेटो, आपको पता है जो जंग हारता है, यू क्रिटिसाइज इट कंप्लीटली। जो ये ऐसे ही जैसे क्रिकेट टीम हारती है, हमें हर खिलाड़ी बुरा लगता है, बट यू क्रिटिसाइज इट, चाहे वो जितना भी अच्छा खेले, बट यू लूज इट, यू आर सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। सो व्हेन एथेंस लॉस्ट द वॉर, द प्लेटो
make Athenian system the target of his attacks. He thought that this Athenian political system is rotten and it is kind of not relevant. It is something that needs to be replaced. So he criticized the Athenian direct democracy, and because it was defeated in the war with Sparta. मैं इसको शॉर्टली रिपीट करता हूँ जी. मोनार्की सारा फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शॉर्टली समझे, मोनार्की इज अ वन मैन रूल. प्लेटो की लाइफ से थोड़ा सा पहले, पैदा होने से पहले, एथेंस वाज डिफीटेड बाय स्पार्टा. एथेंस में गवर्नमेंट थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जो स्पार्टा में था दैट वाज मोनार्की. सो व्हेन एथेंस लॉस्ट द वॉर, प्लेटो फाइंड इट another excuse to criticize the Athens. जंग से हारे हैं, so this system is bad, outdated, old, and we need to replace it with some new model. So because of these two reasons, Plato developed hatred and dislike for Athenian system, and to replace it, उसको replace करने के लिए, then he gave his theory of ideal state. He gave the theory of ideal state in order to find a state that should replace the Athenian state of his time. तो आसान तरीन लफ्जों में, अब ये जुमले लिखने वाले नहीं है, समझने वाले हैं. अगर प्लेटो के जमाने में उसके टीचर को एग्जीक्यूट ना किया जाता, एथेंस वुड नॉट हैव लॉस्ट द वॉर, प्लेटो स्टेट से डिसइल्यूजन ना होता, तो क्या उसकी थ्योरी हम पढ़ रहे होते आज? No. So these were the developments that became the cause and reason for his theory of ideal state. I guess it would make sense to you if I explain that way. समझ आ रही बात? अच्छा, बड़ा मुझे प्लीज एक कमेंट दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा. डोंट यू थिंक कॉन्टेक्स्ट समझने से यू गेट द डायरेक्शन कि हम बात किस एंगल में करेंगे? इट मेक्स लॉजिकल टू अंडरस्टैंड दैट, और किसी हद तक रिलेट कर देती है उसके साथ. ओके, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि उसकी आइडियल स्टेट जो है वो जो भी होगी वो थोड़ा डिफरेंट एंगल होगा, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होगी. ये बात है. ओके, ग्रेट. फातिमा, रीजन ऑफ एग्जीक्यूशन वाज बिकॉज सोक्रेटिस क्रिटिसाइज्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, लेट्स मूव जी, लेट्स गो टू हिज आइडियल स्टेट. नाउ अब आप हेडिंग देंगे द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट. अगर हेड क्वेश्चन हो रिपब्लिक का तो लिखें रिपब्लिक, हेडिंग दे देंगे रिपब्लिक. लेट्स मूव ऑन दैट. प्लेटोज आइडियल स्टेट. वैसे मैंने पहले कहा था ये सवाल रेलेवेंट नहीं है, पहले थ्योरी तो पढ़ लें, अभी तो शुरू ही नहीं की मैंने. तो आप लिखेंगे प्लेटोज आइडियल स्टेट इज बिल्ड अपॉन the principle of justice. हमारी 5:45 तक क्लास है. ओके, अच्छा. So Plato's theory of ideal state is built upon the principle of justice. Justice पे बेस करती है. अगर क्वेश्चन आ जाए रिपब्लिक पे, इसी अल्फाज को इस तरह से लिख लेंगे आप, that Plato's republic begins with his theory of justice. सिंपल, बात एक ही हो जाएगी, सिर्फ फ्रेज चेंज करना है, बात वही हो जाएगी. So Plato's ideal state is built upon the principle of justice. चार बेसिकली पॉइंट हैं जी, चार बेसिकली पॉइंट हैं उसकी थ्योरी के. पहले हम जस्टिस करेंगे, फिर एजुकेशन करेंगे, फिर कम्युनिज्म करेंगे, और फिर आखिर में फिलोसोफर किंग के पॉइंट को हाईलाइट करेंगे. तो स्टार्ट कर रहे हैं हम जस्टिस से. सर, सोक्रेटिस क्रिटिसाइज क्यों करते थे? राफील, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बट अगेन यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, मैं इस पर बात नहीं करना चाह रहा बिकॉज वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी थोड़ी सी. बट ही कंसिडर्ड क्वेश्चन आ जाए रिपब्लिक पे तो आप जुमला लिखेंगे दी प्लेटोज रिपब्लिक बिगिंस विद हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड आइडियल स्टेट
is built upon the principle of justice. हमने justice को पहले elaborate करते हैं. अच्छा, let's see. justice में आज 5-6 मिनट में यही करवा पाऊंगा, but basic point है, important है. justice की बुनियाद पे सारी चीजें आती हैं. Plato, in his theory of justice, states that the people are human beings. They are motivated by, their behavior is controlled by 3 main instincts. The people, the common people, all the people, their soul consists of 3 instincts. इंस्टिंक्ट का मतलब ये होता है, इसको उर्दू में आप जिबिल्लत कहते हैं, फितरत कह लें, जो भी कह लें. सो ह्यूमन बीइंग्स हैव 3 बेसिक इंस्टिंक्ट्स इन देम. वो इंस्टिंक्ट्स कौन सी हैं? ही कॉल्स देम, वन इज द लस्ट और एपिटाइट, सेकेंड इज करेज और स्पिरिट. The third one is wisdom or reasoning. I repeat you. Lust या appetite, courage or spirit, wisdom or reasoning. ये 3 instincts हैं जो तमाम इंसानों में हर वक्त मौजूद होती हैं. साइमल्टेनियसली एक वक्त में तीनों इंस्टिंक्ट्स हर इंसान के अंदर मौजूद है. सिंपली लस्ट भी है, करेज भी है, विजडम भी है इंसानों में. हाउएवर प्लेटो सेज, अब ये सारी चीजें प्लेटो कह रहा है. अच्छा, मैं अपनी फिलॉसफी नहीं दे रहा, आपको मना किया था, मैं भी नहीं दे रहा, ये उसकी फिलॉसफी. ही सेज, मैं अगर ही ना भी करूं तो आप समझ लीजिएगा वही कह रहा है. ही सेज दैट तीनों इंस्टिंक्ट्स तो मौजूद हैं, बट one of these 3 instincts is dominant and others are present in lesser quantities. So तीनों मौजूद हैं, but they are not equally present. One of them is predominant. वो लस्ट भी हो सकती है, वो करेज भी हो सकती है, वो विजडम भी. डोमिनेंट का मतलब यह है कि बाकी इंस्टिंक्ट्स भी मौजूद हैं, बट वो उसके बिहेवियर के ऊपर डोमिनेंट नहीं है. दे आर सबड्यूड, बट वन ऑफ देम इज डोमिनेंट ऑन देम. अब वो कौन सी हो सकती है, मैं फिर भी करूं. इन सम देयर इज लस्ट, इन सम देयर इज करेज, इन सम देयर इज विजडम. हाउएवर ही सेज, प्लेटो सेज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, most number of people in the society are those in which lust is dominant. Majority of the people are those जिनमें lust dominant होती है. आसान तरीन लफ्जों में, सोसाइटी में ज्यादा लोग लालची होते हैं, हिरस वाले होते हैं. Second largest number of people are those in which courage is dominant. वो लोग जिनमें करेज डोमिनेंट होती है, वो लोग कम होते हैं. एंड दोज इन विच विजडम इज देयर, दे आर द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल. अक्लमंद लोग, समझदार लोग सबसे कम होते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई फिलॉसफी समझाने वाली बात है. इट्स सिंपल. वो कह रहा है, क्यों कह रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं समझने की क्यों, बस वो कह रहा है. मेजॉरिटी आर हैविंग लस्ट, सम आर हैविंग करेज, वेरी फ्यू हैड wisdom dominant in them. अब प्लेटो ये कहता है, अब इसमें जस्टिस कहां है? प्लेटो ये कहता है जस्टिस विल बी सर्व्ड, जस्टिस विल बी प्रेजेंट इन द सोसाइटी इफ these people perform the role in society. I repeat this point. The justice will be served if people perform the role in the society according to the instinct that they possess. जिसमें जो instinct dominant है उसके accordingly
वो सोसाइटी में फंक्शन परफॉर्म करे, तो इसको कहेंगे जस्टिस। अब वो क्या रोल है, क्या स्पेसिफिक रोल डिफाइन करता है? ही सेज, इसी पॉइंट को रिपीट करो जी। ही सेज इफ दोज इन विच लस्ट इज डोमिनेंट, जो मेजॉरिटी में है, इफ दे परफॉर्म द रोल ऑफ आर्टिजन्स आर वर्कर्स, वो लोग जिनमें लस्ट है और जो मेजॉरिटी में है, अगर वो चूंकि लस्टफुल है, उन्हें हाथों के काम पे लगा दिया जाए, मेहनत के काम पे लगा दिया जाए, फिजिकल वर्क पे लगा दिया जाए, देन दैट इज जस्टिस। दोज इन विच करेज और स्पिरिट इज डोमिनेंट, उन लोगों की तादाद कम है, बट बिकॉज दे हैव करेज इन देम, सो दे मस्ट परफॉर्म द रोल ऑफ द मिलिट्री क्लास। वो सोल्जर्स बन जाए, वो मिलिट्री को ज्वाइन कर लें, बिकॉज उनमें करेज है। तो इस स्कीम को, इस प्रिंसिपल को कहेंगे जस्टिस। एंड थर्डली, इफ दोज इन विच विजडम और रीजनिंग इज डोमिनेंट, देन दे मस्ट परफॉर्म द रोल ऑफ रूलर्स इन द स्टेट। वो लोग जिनमें विजडम है, जिनमें रीजनिंग है, they must perform the role of rulers. So in a nutshell, for Plato, the justice is every person who performs a role in the state, he must perform the role according to the instinct they have. जिसमें लस्ट है वो वर्कर बन जाए, जिसमें करेज है he is suited for military, and the one who has wisdom is suited for being the ruler. This is what we call justice. Mustafa, you rightly use the word, उसने नहीं कहा, but हम इंटरप्रेट करें right man for the right job. और right man for the right job किस बुनियाद पे होगा? It will be on the basis of the instincts. जिसमें जो इंस्टिंक्ट है, जिसकी जो खासियत है, उसी में वो फंक्शन परफॉर्म करे सोसाइटी में. दिस इज व्हाट वी कॉल द जस्टिस. इसके लिए हम डिफरेंट लफ्ज यूज करते हैं. मॉडर्न दौर में हम इसको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कहते हैं. राबी, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा प्लीज इसको पब्लिक करिएगा. जिसके अंदर जो मॉडर्न दौर में आप कान में तकलीफ हो तो आप दांत वाले डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे ना, आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, बिकॉज द स्पेशलिस्ट कैन परफॉर्म दैट फंक्शन. मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं. क्यों पढ़ा रहा हूं भाई? क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है. मैंने केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी हुई. आई एम अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, आई एम टीचिंग दिस. सो द पॉइंट इज, जिसके अंदर जो इंस्टिंक्ट हो, सोसाइटी में अगर वो रोल परफॉर्म करे, देन दैट इज जस्टिस. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा ऊपर, मैं फिर नाम भूल गया हूं, सॉरी. कि हु विल डिटरमिन, कौन डिटरमिन करेगा ये रोल? कौन डिटरमिन करेगा किस में इंस्टिंक्ट है? अगर हम 100 लोग हैं, हम सारों से पूछा जाए कि आपके अंदर लस्ट है, करेज है या विजडम है, कोई बेवकूफ ही होगा जो कहेगा मेरे अंदर लस्ट है और करेज है, विजडम नहीं है. तो सोसाइटी के लोग तो खुद अपने आप को सारी अक्लमंद कहेंगे, सारे कहेंगे. तो फिर डिटरमिन कौन करेगा? हु हैज अ रोल? तो प्लेटो इस सवाल का जवाब देने के लिए ही प्रपोजेस